सरकार को चूंकि महंगाई का मुद्दा ज्यादा उठता हुआ दिख रहा था और सामने बिहार का चुनाव है, इसलिए जीएसटी में कदम पीछे लेने पड़े। नरसिम्हा राव ने जो किया था उसके बाद का ये सबसे बड़ा जो एक स्टेप है उठाया गया, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है। एक चीज सरकार को इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो फायदा मिला है वो कस्टमर तक पहुंचे। आप कह रहे हो कोई यहाँ टैक्स कम कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, पर भाई कहीं टैक्स बढ़ाओ भी तो सही, अदरवाइज तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। जिस रूसी तेल की वजह से आज टैरिफ 25% एक्स्ट्रा ट्रम्प साहब ने लगाया है, वो कारण अलग है। उस रूसी तेल का आम आदमी को क्या फायदा मिल रहा है? केंद्र का भी बजट घाटे में है, राज्यों का भी बजट घाटे में है। देश के लोग अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश नहीं चल सकता है। तो दोनों के बीच बैलेंस होने चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। 2017 में आधी रात को जब इसको लागू किया गया था, उस दिन जो बाबू बैठा था ना, जिसने सोचा कि उसी आटे से बनने वाली रोटी 5% की होगी, पराठा 18% का होगा, पहले पूछना चाहिए भाई क्या सोचे हो तुम, पनीर पर क्या सोचकर टैक्स लगाया था। और ये सवाल अगर नहीं पूछे जाएंगे तो गलत होगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया, 4 की जगह 2 स्लैब कर दिए गए। ये 2 स्लैब जैसे ही सामने आए, सरकार ने कहा कि ये आर्थिक बदलाव के लिए, महंगाई दूर करने के लिए किया गया है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। विपक्ष ने इसे कहा कि ये बिहार चुनाव से पहले चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है। अब क्या सरकार को चूंकि महंगाई का मुद्दा ज्यादा उठता हुआ दिख रहा था और सामने बिहार का चुनाव है, इसलिए जीएसटी में कदम पीछे लेने पड़े, या फिर वाकई में महंगाई को और आर्थिक सुधार के लिहाज से सरकार ने यह कदम लिया है? इस विषय पर किस तरीके की राजनीति हो रही है, इसके अर्थ और व्यापार के क्या पहलू हैं, चुनावी कनेक्शन इस विषय का कैसे है, ये सब विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ खबरों के खिलाड़ी में तमाम मेहमान मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आज एक नए मेहमान से हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ ब्रजेंद्र उपाध्याय जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, अर्थ व्यापार के जानकार हैं, और हमारे साथ जयदीप कर्णिक, अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी रामकृपाल सर से ही इसकी शुरुआत की जाए। जो दिशा होती है वो आप बेहतर दे पाते हैं, फिर हम आगे उससे बढ़ जाते हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, और सत्ता पक्ष सरकार की ओर से ये कहा गया, निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता थी। कांग्रेस की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट होती है कि हमने 2017 में ये पोस्ट की थी, और उसी को आज जो है बीजेपी की जो सरकार है उस कदम पर चली गई, उसे वापस ले रही है। इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, आप इसमें कौन सा पहलू देखते हैं? वाकई में अर्थ सुधार वाला पहलू है या है चुनावी स्टंट? देखिए, अगर कांग्रेस कह रही है कि 2017 में हमने मांग की थी, 8 साल बाद से ही आपकी मांग तो पूरी हुई ना, तो इसमें मेरा ये कहना है देर आए दुरुस्त आए। अगर उसके हिसाब से मांग, देखिए कोई भी, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी समाज, कोई भी देश, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब जीएसटी शुरू हुआ था तो कितना आपको याद होगा, 1 करोड़ कितने लाख आता था, कुछ भी नहीं। आज जीएसटी का कलेक्शन क्या है? तो कई चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरी बात, पिछले देख लीजिए, पिछले फिनेंशियल ईयर में, मैं जिसको अगर कैपिटल मार्केट में कहूँ तो पिछले सितंबर से इस सितंबर तक आपके कैपिटल मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। यानी कंजम्पशन इतना, देखिए 2 चीज़ होती है, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो फैक्ट्रियां और उत्पादन करेंगी। जब उनकी मौजूदा जो कैपेसिटी है अगर वही नहीं अब्जॉर्ब हो रही है तो आप जाएंगे कहाँ से? ये तो पूरी दुनिया देख रही थी कि कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत बुरी तरह से गिर गया था, एफएमसीजी सेक्टर तबाह हो रहा था। तो कोई भी चीज़ अगर वो कॉमन मैन की परचेजिंग पावर बढ़ाती है, चाहे वो 1 लाख की जो कटौती रही है उसमें, उसी में एक बहुत बड़ा कदम इसको मैं मानता हूँ। इसको राजनीति अपनी जगह, राजनीतिक दल हैं, भुनाएंगे हर चीज़ पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नरसिम्हा राव ने जो किया था उसके बाद का ये सबसे बड़ा जो एक स्टेप है उठाया गया, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, और ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, कमियाँ भी होंगी, जैसे यही है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि एस्पिरेशनल क्लास को भी उभरने दीजिए। अब ये नहीं कि 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर, अरे थोड़ा इसको बढ़ाइए ना, क्योंकि अगर आप दुनिया से कम्पीट करना चाहते हैं तो 1200 सीसी से ऊपर भी गाड़ियों पर भी मत कीजिए। लेकिन वहाँ 40%, हालांकि तब भी 48 से 40 ही रह गया, लेकिन जो पहले सेस लगता था वो नहीं है।
तो मैं कह रहा हूँ कि यह सभी मिडिल क्लास सभी के लिए एक राहत की बात है। रही कोई भी कानून जो होता है या कोई भी नियम, वो अपने आप में हमेशा पूर्ण 100% गोल नहीं होता है। शुरुआत हुई है, धीरे धीरे रिफॉर्म होगा, लेकिन आज की तारीख में जहां हमारा एक्सपोर्ट पर जितना बड़ा वो हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो आप लड़ने के लिए निकालेंगे। ये डिसीजन चाहे देर से लिया गया हो, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं समझता हूँ इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और आने वाले समय में इसका असर आएगा, आम लोगों को फायदा। बिल्कुल ठीक है। पूर्णिमा मैम, एक शब्द आप बोलती हैं कोर्स करेक्शन, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से इस वाले में भी एक कोर्स करेक्शन वाली बात आ गई? और दूसरी एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, निर्मला सीतारमण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सम्राट चौधरी मौजूद थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी ने बहुत मदद की, बहुत मतलब उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया। तभी विपक्ष ने ये मुद्दा उठा लिया कि ये बीजेपी स्टंट है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो जो भी बीजेपी करेगी उसको कहीं ना कहीं से उसमें से स्टंटबाजी ढूंढ निकालेगा, तो उसका उनका काम है वो करना। और ये भी सच्चाई है कि विपक्ष ने भी बेशक रिलक्टेंस के साथ ही इसका वेलकम किया है। खड़गे जी ने भी इसको वेलकम किया है और दूसरे कांग्रेस के नेताओं का भी मैंने स्टेटमेंट देखा है कि ओरिजिनली तो हमारी मांग थी, चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए, सबने कहा है। तो वेलकम मूव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि बिहार चुनाव सर पे हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका तो काम ही है ना हर चीज़ में राजनीति ढूंढना, तो वो इसमें राजनीति ढूंढ रही हैं और उनकी भी कोई गलती नहीं है। राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो वो इसको मान के चल रहे हैं कि बिहार के आने वाले चुनाव में इसको भुनाया जाएगा। लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि एक रीलुक तो जरूरी था, रिव्यू जरूरी था। 4 स्लैब जो जीएसटी के थे वो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे थे और अब 2 स्लैब में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गया है। और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है आम आदमी की, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं जिन पर कि पहले भी टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था, अब स्टेशनरी पे, पेन पे, पेंसिल पे, कॉपी पे, किताब पे, रोटी अलग, पराठे अलग, हाँ, इन सब चीज़ों पे टैक्स लगाने का क्या मतलब था? तो वो तो एक रिव्यू तो जरूरी था, रिव्यू हुआ और उसमें 5% हो गया है, 5% हो गया, पहले 12% था। तो वो है कि अब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी थोड़ा हाउसवाइफ्स को एक रिलीफ मिल जाएगा, घर का बजट थोड़ा सा दुरुस्त हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और चुनाव चूँकि अभी मोदी जी ने अपने 15 अगस्त वाले भाषण में भी चूँकि कहा था कि दिवाली का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है सभी को, तो दिवाली के टाइम तक शायद उन्होंने वेट करना उचित नहीं समझा, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर में कभी भी चुनाव अनाउंस हो सकते हैं और चुनाव जब अनाउंस हो जाते तो इसको फिर अनाउंस करना मुश्किल हो जाता, इसलिए आनन फानन में कर दिया गया। और चूंकि सम्राट चौधरी वहाँ प्रेजेंट थे तो एक बिहार फोकस में तो आ ही जाएगा, नेचुरल है, आएगा आउट ऑफ द वे सम्राट चौधरी का अदरवाइज वहाँ होना कोई मतलब लॉजिकल तो लगता नहीं है। वो ना सीतारमण जी की टीम में है, ना कोई अर्थशास्त्री है, ना कोई अर्थशास्त्री हैं, तो उनका वहाँ पे होना तो बिहार चुनाव से जोड़ के देखना तो लाजमी है, कोई भी देखेगा उसको। लेकिन मूव अच्छा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उसमें एक चीज़ सरकार को इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो फ़ायदा मिला है वो कस्टमर तक पहुँचे, वो आम आदमी के तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि कंपनियाँ उसमें जगलरी करके जो फ़ायदा है वो अपनी पॉकेट में उसको हथिया लें और या तो अमाउंट कम करके या पहले ओरिजिनली प्राइस बढ़ा के फिर उस पर घटा के उसको कर दें, वो नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सख्ती सरकार को ज़रूर बरतनी होगी, अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल ठीक है। इस बड़े फैसले पर राजनीति और सियासत तो निश्चित तौर पर हो रही है, पर मैं चाहूँगी कि उसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो है वो विजेंद्र उपाध्याय सर दिखाएं। क्या वाकई में जीएसटी का ये जो स्लैब कम किया गया इससे फ़ायदा है, आम लोगों की जेब पर इसका असर दिखेगा, होम मेकर्स थोड़ी राहत लेंगे? हाँ, नहीं, डेफिनेटली ये फ़ायदा पड़ेगा। हाँ, बजट के समय हमने देखा था कि मिडिल क्लास को बहुत राहत मिल गई थी। जैसे 12 लाख तक की जो अर्निंग वाले लोग थे तो एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिडिल क्लास में पहुंचा था। इसमें जो फ़ायदे वाली बात है तो वो मिडिल क्लास को तो है ही है। मिडिल क्लास भी बड़ी गाड़ी खरीद रहा है तो उनको 1 लाख रुपए कम होगी गाड़ी की दाम, कोई बड़ी जो गाड़ी है, ऐसे ही जो हम बड़े बड़े आइटम खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रोज़मर्रा के जो आइटम्स होते हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, जो उन पर 12% लगा रखा था आपने, क्या लगा रखा था, तो अब वो 5% आ गए या नहीं आए, तो डेफिनेटली तो वो थोड़ा फ़ायदा एक्चुअली एक लोअर मिडिल क्लास पे या जो गरीब जनता है वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन मैं 1-2 बात यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए कि
इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू पैसा जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, सरकार करती है, तो वो रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है, इस सेंस में कि उसका जो देने वाला होता है तो वो तो आम लोग होते हैं, आम लोग पे ही ज़्यादा उसका बर्डन पड़ता है। तो रादर देन डायरेक्ट टैक्सेज पे आप रिलायंस कम करके इनडायरेक्ट पे कर रहे थे। आप कह रहे थे देखो जीएसटी से हमने 2 लाख रुपए आ रहा है हमारा महीने का, 2 लाख करोड़, है ना। तो वो एक बात है, हालांकि अब कितना पैसा कम नहीं होगा उसके तो एस्टिमेट्स हैं, वो तो थोड़ा बाद में पता चलेंगे। लेकिन एक दो बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमने, इस सरकार ने एक बार तो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, एक राउंड में इन्होंने इनकम टैक्स कम किया मिडिल क्लास के लिए। अब ये थर्ड राउंड मान लो आप, जिसमें आप कह रहे हो कि जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल सभी शामिल हैं, उसका किया है। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं तो उसके कई कंपोनेंट होते हैं। सरकार को वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ती है ना, सरकार को डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलानी पड़ती हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीज़ें। और सरकार का एक रोल है जो हम पहले प्लानिंग के मतलब टाइम पे तो होता था कि इन्वेस्टमेंट करके पब्लिक सेक्टर में करें, तो सरकार के पास पैसा भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कोई यहाँ टैक्स कम कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, पर भाई कहीं टैक्स बढ़ाओ भी तो सही। अदरवाइज तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। आज की तारीख में हायर एजुकेशन आप देख लीजिए, कहने को तो एनरोलमेंट बहुत बढ़ गया, कहने को हम रोज पढ़ते हैं कि लड़कियों का एनरोलमेंट लड़कों से ज़्यादा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या क्वालिटी है उस एजुकेशन की। कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आज जाके देखो, 4 जो डिपार्टमेंट 25 लोगों के होते थे वो 4-4 लोगों के हो गए हैं, और उनसे कह रहे हो हर चीज़ पढ़ा दो, है ना। तो पैसा नहीं है बिल्कुल। तो भाई कहीं तो पैसा लाओ आप अब क्या तरीके पैसे लाने के, या तो अब पैसा तो अमीर लोगों से ही आएगा, भाई वेल्थ टैक्स लगाओ या कुछ करो, या आप थोड़े स्लैब ऊपर बढ़ाओ। नहीं तो सरकार ये कह रही है, जो न्यूलिबरल पॉलिसी होती है, भाई देखो हमने अपना काम कर दिया, हमने ये पॉलिसी बना दी, मार्केट पे छोड़ दिया, अब जनता जो चाहे जो करे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये नहीं चलेगा। दुनिया में जो कंपटीशन है ना, चाइना वगैरह, वियतनाम वगैरह, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आप देख रहे हो, तो ऐसे नहीं चल रहा काम। आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, वो भी प्रोडक्टिव। तो सरकार के रोल को आप छोटा नहीं मान सकते, तो उसके लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए। नज़र निगरानी बहुत बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सर, टाइमिंग को लेकर सवाल, और दूसरा विपक्ष के या बिहार चुनाव के संदर्भ में अगर कहें तो आरजेडी और कांग्रेस, राहुल और तेजस्वी जनता तक इस बात को पहुंचा पाएंगे कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावी चाल है, कैसे देखें? देखिए, शुरुआत जो है सत्ता पक्ष से हुई, सम्राट चौधरी को बिठा करके विपक्ष ने उसको पकड़ लिया, तो ये तो दोनों तरफ से होगा भाई, वो भी क्रेडिट लेंगे, सरकार या बीजेपी इसका श्रेय लेगी, क्यों ना ले। जब उसकी सरकार ने कदम उठाया है तो उसका श्रेय लेंगे, वो श्रेय लेंगे तो ये कहेंगे कि चुनावी चाल है। तो ये तो लोकतांत्रिक देश में ये होता ही है। सरकार की किसी भी घोषणा का, किसी भी कार्यक्रम का जब सरकार और सत्ताधारी पार्टी श्रेय लेती है तो विपक्ष उस पर अपनी बात करता है। तो इसमें मैं इसमें कुछ आसमान नहीं देखता हूँ। रही बात कांग्रेस का, कि ये बात सही है कि कांग्रेस जब जीएसटी आया था शुरू में, तब भी कांग्रेस की आपत्तियां थी, एतराज थे। चिदम्बरम ने भी उसमें कहा था, और बाद में राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट करते रहे, बोलते रहे। और कांग्रेस तो दरअसल एक स्लैब के पक्ष में थी। कांग्रेस तो एक ही स्लैब चाहती थी कि एक स्लैब हो और उसमें सारे आइटम हो। उसका तर्क ये था कि भाई 1 लाख, मान लीजिए 18% या 12% का स्लैब है और एक स्लैब है, तो 1 लाख की चीज़ का 12,000 होगा और 10,000 चीज़ का 1,200 होगा। तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना टैक्स ज़्यादा होगा, जितना वॉल्यूम कम होगा तो टैक्स कम होगा। उनका अपना लॉजिक ये है। अब लेकिन फिर भी उन्होंने वेलकम ये किया, चलिए कहा कि जयराम रमेश ने कहा कि 1.5 बढ़े हैं अभी दूसरा दौर अभी बढ़ना है। तो चलिए 1.5 तो बढ़े ना, 0.5 तक तो आगे बढ़े ना, तो कुछ तो बढ़े। और स्वागत ये होगा, इसका स्वागत कौन नहीं करेगा। चीज़ों अगर जनता पर भार कम हो तो कौन नहीं स्वागत करेगा। लेकिन जो असली बात है, जो पूर्णिमा जी ने इसको इशारा किया, कि क्या पूरा का पूरा लाभ एक कंज्यूमर तक पहुंचेगा। आज ही मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, कंपनियों ने कहा कि जो उन्होंने कुछ वजन कम कर दिया था, 1 किलो का जो है 950 ग्राम कर दिया है ना, अब उसको फिर 1 किलो कर देंगे बजाय कीमत घटाने के। तो बात तो लगभग वही रहेगी, ठीक है थोड़ी क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन जेब से तो उतने पैसे जाएंगे। तो अगर ये जगलरी करते हैं या कीमत बढ़ा करके उसको करते हैं, मतलब देखिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या है
जिस रूसी तेल की वजह से आज टैरिफ 25% एक्स्ट्रा ट्रम्प साहब ने लगाया है, वो कारण अलग है। उस रूसी तेल का आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है? कंपनियां फ़ायदा ले रही हैं, वो खरीद रही हैं सस्ता तेल और बेच रही हैं रिफाइनरीज के बाद। हमें तो पेट्रोल की हम तो पेट्रोल 100 रुपये, 101 रुपये, 103 रुपये, 107 रुपये में ही खरीद रहे हैं, 90 रुपये, 92, 93 डीजल खरीद रहे हैं। ठीक, तो कॉमन मैन तक तो नहीं पहुंच रहा लाभ, अर्थव्यवस्था को हो रहा होगा फायदा। तो वही क्या स्थिति, ऐसा ये एक इसका मैकेनिज्म सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। जो पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने वित्त सचिव ने कहा कि नहीं हमारे हम उस पर नज़र रखेंगे, और एक गोलमोल से जवाब दिए नज़र रखेंगे, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा, वरना पर्पस फिर डिफीट हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर, दो बड़े फायदे होंगे। एक तो जो टैरिफ की वजह से हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जो एक्सपोर्ट करता था, उसको एक बाहर जो मार्केट हम तलाश रहे हैं वो तो ठीक है, भारत के अंदर भी उसको एक मार्केट मिलने की उम्मीद है। जो सारा सेक्टर, और खासकर ऐसे एमएसएमईज का ज़्यादा इसमें जो है शेयर रहता है, क्योंकि उनका ब्रांडेड सामान तो कंपनियां उतना बाहर वाले नहीं लेती। हाँ। हमारे यहाँ से जो ज्वेल्स हैं, टेक्सटाइल है, ये सारी चीज़ें जो है, ज्वेलरी है, डायमंड, तो ये सब एमएसएमई सेक्टर से ही है। तो वो एक उसको होता है डोमेस्टिक मार्केट में एक जगह मिले, और उसको वो अर्थव्यवस्था में। एक तो ये, दूसरा हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत है, हम लोग हल्ला मचाते हैं कि 40 करोड़ है, परचेजिंग पावर कितनी है? सवाल ये है कि आज भले अमेरिका में जैसे रामपाल जी कहते हैं 6% लोग हैं, लेकिन 6% कंज्यूमर बहुत बड़े हैं ना। तो हमारा जो कंज्यूमर सेक्टर है, अगर हमारे पास मुश्किल से 10-15% लोग ऐसे होंगे जिनके पास ढंग की परचेजिंग पावर है, और हाई नेट वाले जो हैं वो तो बाहर ही शॉपिंग करते हैं। तो अगर हमारे जो कॉमन मैन है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अगर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है इससे, तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत होगा, और मुझे लगता है ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मुख्य चैलेंज वही है कि आम आदमी तक इसका फायदा पहुंचे, और खासकर जिस सेक्टर को ध्यान रख के सरकार ने किया है उस पर भी पहुंचे। ये पेट्रोल और डीजल की तरह हाल न रहे कि कीमत वही रहे, उनको फायदा कंपनियां फायदा लेती रहें। बिल्कुल ठीक है, इस तरह के मुद्दों पर सियासत होना लाजमी है। अवधेश सर, तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार अब इस प्रचार में लग गए हैं कि ये चुनावी चाल है जो कि जनता समझ रही है। महंगाई का मुद्दा बिहार में फंस रहा था, इसलिए बीजेपी ये लेकर आई और सम्राट चौधरी को साथ बैठा दी। कैसे देखा? सम्राट चौधरी को तो आना ही था, वित्त मंत्री प्रदेश के हैं, तो जाहिर है कि वो तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं, प्रदेश के जो अपना रिप्रेजेंटेटिव कोई भेजता है, हर प्रदेश को रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, भेजता है। और उसमें देखिए, विपक्ष की पार्टी को सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आर्थिक मुद्दों पर भारत का विपक्ष अगर आर्थिक सवाल उठाए, वित्तीय मुद्दों पर वित्तीय प्रश्न उठाए, तो उससे देश का भी भला होगा, और राजनीति की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है पब्लिक ओपिनियन जनरेशन का, जनमत बनाने का, वो भूमिका होगी। हमारे देश में मतलब राजनीति केवल चुनाव नहीं है, राजनीति को समाज में लोगों का किसी विषय पर सही जनमत बनाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका नेताओं की होती है, तो वो बनाना चाहिए। चुनावी चाल भी, चाल तो मैं नहीं कहूँगा, अगर चुनाव की दृष्टि से कदम है और चुनाव बिहार है, तो क्या इसके लिए ये टाला जा सकता था? अभी ब्रजेंद्र जी ने बताया है कि भाई उसमें पहला रिफॉर्म जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म था वो बजट से शुरुआत हो गई थी। बजट में आगे के बिल्कुल संकेत थे कि हम कर व्यवस्था, हमारे कर के सरलीकरण, कर के दर को कम करने और उसके आधार के विस्तार करने की ओर हम तेजी से बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की हम बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अब चुनाव तो हमारे देश में होगा, अगले साल करेंगे तो अगले साल भी चुनाव है, तो इसलिए वो उनकी आलोचना हो सकती है। मूल बात यह है कि ये कदम सही है, उपयुक्त है, समय के अनुकूल है, और इसकी स्टेबिलिटी अस्थायी रहने की संभावना है कि नहीं है। देखिए, इस समय कर का जो है प्राचीन युग से एक ही सिद्धांत रहा है, कर सरल होना चाहिए, बड़े कर व्यवस्था सरल हो, ताकि वो जो कर देने वाले हैं उनको जमा करने में आसानी हो, वसूलने वाले को भ्रष्टाचार करने का मौका न मिले, जो खरीदार हैं वो भी दिल से खरीदे कि इस पर हमको ज़्यादा टैक्स नहीं मिल रहा है, और इससे माना जाता है कि आधार बढ़े। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि कर वह है कि सूर्य की रोशनी जैसे पानी को अपने गर्मी से खींचती है और वर्षा के रूप में बरसा देती है, उसी प्रकार से कर व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग बात है, आज के समय में नहीं होती। अब फैक्ट बात देखिए, हमारे आपके उपयोग की 90% वस्तुओं का रेट इसमें घटा है। लगभग ऐसे 295 आइटम्स की सूचना आई है जो हमारे आवश्यक उपभोक्ता में आते हैं, उनका घटा है।
तो इसका असर नहीं होगा ये तो मैं नहीं मान सकता हूं। कुछ क्षेत्रों में जैसे हमारे साथियों ने उठाया कि हमारे देश के कंपनियों के उद्योगों की एक बीमारी है कि किसी न किसी बहाने वो उस लाभ को उपभोक्ता तक न पहुंचा के अपने बचाने की कोशिश करते हैं। इस समय भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, पहला है कि विकास दर को बनाए रखना है। दूसरा, जो अमेरिका से चुनौती आई है उसका सामना करना है। तीसरा, एक मंदी की संभावना अगर दुनिया में बढ़ रही है तो भविष्य के पहले ही हम कैसे उस मंदी को रोकने के कदम उठाए। और फोर्थ उसमें स्थिति है कि हमारा देश दुनिया के निवेशकों के लिए, जो पैसे लगाने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनके लिए एक सरल कर ढांचे का देश बने। और ये जो कदम है, ये चारों आप देखेंगे चारों उद्देश्य की इस समय पूर्ति करता है। और सभी मान रहे हैं कि जो इससे हो सकता है कि 1-1.25% तक जो है हमारे ग्रोथ पर, इसका कोई तो 1.7% तक बता रहे हैं। महंगाई पर इसका असर पड़ना ही पड़ना है। महंगाई अगर घटती है तो उससे खरीदारी बढ़ता है, हमारे जेब में पैसे आएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के जेब में पैसे बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी होगी, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा और हमारा जो इकोनॉमी का सर्किल है वो फिर तेज़ी से गति से घूमेगा। और जो हमको इससे एक्सपोर्ट से जो क्षति होगी वो भरपाई हमारे घरेलू खपत से इससे होगी। अब अभी ये कोई चीज़ अस्थाई नहीं होती है, तो उस दृष्टि से किया गया। दूसरा है कि 2018-19 में 11,07,000 या 8,000 करोड़ के आसपास का हमारा जो है उस समय आया था। और अभी इस साल हमको जो है 18-19 में 11,77,000 करोड़ था। इस साल हमने 22,08,000 तो लगभग डबल हुआ है। तो अब ये एक स्टेबलाइज पॉइंट पर आ गया है जीएसटी, तो उसको करना चाहिए। हम लोग तो अभी भी मानते हैं कि कर व्यवस्था जो है, अभी भी हमारे देश में कर व्यवस्था के कर ढांचे की सरलीकरण की व्यापक गुंजाइश है। ये आगे और भी करने की जरूरत है, लेकिन जैसा डर ये लग रहा है कि खजाने में कमी ना हो जाए। बजट भी हमारा घाटे में है, केंद्र का भी बजट घाटे में है, राज्यों का भी बजट घाटे में है। देश के लोग अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश नहीं चल सकता है। तो दोनों के बीच बैलेंस होने चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी, चूंकि कई महीने से, अभी निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि 8 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने इसकी काउंसिल में चर्चा की थी और लगातार इस पर विमर्श हुआ है। तो उस दृष्टि से तो नहीं लगता है कि चुनाव का लाभ मिल सकता है, लेकिन इस पर सोचा गया होगा। और मन देश का ऐसा बनना चाहिए अब कि देश को अगर कर की आवश्यकता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए बढ़ाने जाने, तो उसके लिए भी देश की मानसिक तैयारी हो कि अभी हमारे खजाने में ठीक है हमने घटा दिया, आगे आवश्यकता होगी तो हम बढ़ाएं भी। ये भी मानस हमारा होना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से इस पर राजनीति हो रही है, स्लैब बदल दिया गया, 2 स्लैब में डाल दिया गया इसको, राजनीति के साथ साथ एक जो चिंता है जो कि पूर्णिमा जी भी उठा रही थी कि आम लोगों की जेब तक वो वाला लाभ पहुंचे जो सरकार चाहती है। सरकार को इस पर और क्या स्टैंड लेने की जरूरत है और कैसे ये जीएसटी के 2 स्लैब देख रहे हैं? एक तो प्रतीक्षा है, देरी से उठाया गया सही कदम है। आम जनता के लिए तो बजट अब आया है। जो अब बजट आता है 1 फरवरी को ना, उसमें तो नीतिगत निर्णय ज्यादा होते हैं कि हम कृषि क्षेत्र में इतना देंगे, इसमें इतना करेंगे। रेलवे बजट अब अलग से आता था, बजट एलोकेशन होता है और जो आम जनता की समझ से बाहर होता है। पहले हम बजट क्यों देखते थे और रात रात भर झक्के क्यों कवर करते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने हो गए, सस्ते महंगे का टेबल तैयार होता था न्यूज रूम्स में, अखबारों में रात भर हम सस्ते महंगे के ग्राफिक्स बनाया करते थे, डिजिटल में और टीवी पे भी सस्ते महंगे पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि आम आदमी को उसी से मतलब है। बाकी बहुत कम वर्ग होता है जिसको उस तरह की आर्थिक गहराइयों में रुचि होती है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये विश्लेषण करते हैं और आगे होता रहता है। लेकिन ये आर्थिक पेचीदगियां, आम आदमी को ये मतलब होता है कि भाई मेरा जो महीने की पगार है उसमें मेरा घर अच्छे से चलेगा, कुछ बचा के एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, लूंगा कि नहीं, होम लोन की किस्त कम होगी कि नहीं। तो असली बजट अब आया है। दूसरा, 2017 में आधी रात को जब इसको लागू किया गया था, उस दिन जो बाबू बैठा था ना, जिसने सोचा कि उसी आटे से बनने वाली रोटी 5% की होगी, पराठा 18% का होगा, पहले पूछना चाहिए भाई क्या सोचे हो तुम, पनीर पर क्या सोचकर टैक्स लगाया था। और ये सवाल अगर नहीं पूछे जाएंगे तो गलत होगा। तो विसंगतियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। टैरिफ से होने वाली दिक्कतों को भी व्यापारी वर्ग के लिए सुलझाने की कोशिश की है। अब आपका जो अहम सवाल था वो व्यापारी वर्ग इसको आगे जनता तक पहुंचाएगा कि नहीं, ये तो ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसके नीति निर्धारक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत तो ये होती है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है तो बढ़ तुरंत जाते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता है, भाई मैं इंदौर में हमेशा नमकीन के भाव बहुत चर्चा में होते हैं कि इंदौरी व्यक्ति नमकीन, जैसे ही तेल के दाम बढ़े नमकीन महंगा होता है, जब तेल के दाम घट जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। और नमकीन जितने रुपए किलो पे पहुंच गया, अगर 60 से 80 रुपए किलो पे चला गया तो 80 पे ही रह जाता है। ये
देश के व्यापारी वर्ग को अपनी दिक्कतों के सामने लाना चाहिए। उन दिक्कतों को सामने लाने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हम कितने ईमानदार हैं अपने व्यापार को करने में। विदेश से कोई आता है, विदेशी कंपनी आती है, एफडीए आती है, तो आप रोने लगते हो कि हमारा क्या होगा, हाय हाय हमारा क्या होगा। आप मिलावटी माल खिलाओ जो उपभोक्ता तक फायदा पहुंचना चाहिए। उनकी दिक्कतें भी सही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और एमएसएमई को जो हमने दरकिनार किया और सर्विस सेक्टर के माध्यम से जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश की, वो भी गलत है। लेकिन जनता का एक सवाल ये भी है ना कि ये सारा टैक्स जो आप वसूले 11 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ पे लेके गए हैं, वो सचमुच जनता के लाभ के लिए खर्चो। आप घर बैठे लोगों को पैसा दे देंगे उनके खाते में। आप कह ही रहे ना कि काम मत करो। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, रोजगार कमाओ, घर से बाहर निकलो। आप घर पे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो घर पे दे रहे हो, लाडली लक्ष्मी के नाम पे, लाड़की बहन के नाम पे। चुनाव, कोविड खत्म हो गया, अभी भी आप खाना घर। भाई मेरा तो हमेशा इससे विरोध है। आप देश को नकारा कल्चर की तरफ ले जा रहे हो। आप बोलो मेहनत ज्यादा करो, ज्यादा पगार मिलेगा। श्रम की महत्ता को अगर हम खत्म करेंगे तो अर्थव्यवस्था गलत तरीके से जाएगी। आखिरी बात जो आपने शुरू से सवाल पूछा कि ये सम्राट चौधरी भी बैठे थे, राजनीति होगी। सत्ता में व्यक्ति राजनीति करके ही आता है और राजनीति करके ही बना रहता है। पक्ष और विपक्ष दोनों उसको राजनीतिक। लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठकों में जो कुछ भी विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा राजनीति असल में कहाँ हुई है। इसी दिन जो रात को 10 बजे पत्रकार वार्ता हुई, वो 6 बजे या 5 बजे प्लान थी, वो क्यों हुई? राज्य अड़ गए थे। राज्य नहीं मान रहे थे कि हमारा नुकसान होगा। और राज्यों में विपक्षी राज्य भी शामिल है, वो ज्यादा अड़े थे। कौन राजनीति कर रहा है? राज्य चाह रहे थे कि इसकी कम करने से हमारा जो नुकसान। भाई वो गलत नहीं कर रहे थे, वो अपने राज्य के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। आप 5% दे रहे हो तो 2.5% सेंट्रल जीएसटी और 2.5% स्टेट जीएसटी लिखा होता है ना। लेकिन राज्यों ने सबसे ज्यादा इस परिवर्तन को लाने को लेकर अड़ंगा लगाया, इस वजह से लंबी खींची और उसमें आखिर निर्मला सीतारमण को यह कहना पड़ा कि चाहे रात भर बैठना पड़े, फैसला तो अभी होगा, अगली काउंसिल में नहीं होगा। ये बातें जब सामने आएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि राजनीति किस स्तर पर हो रही है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कुल मिलाकर देर आए दुरुस्त आए, लाभ जनता तक पहुंचे। नहीं पहुंचेगा तो हम फिर हल्ला मचाएंगे। कोर्स करेक्शन के साथ निश्चित तौर पर सरकार ने बड़ा फैसला तो ले लिया है। इस पर सियासत भी हो रही है जो कि लाजमी है क्योंकि मौसम चुनावी है। अब देखना यह है कि जो हमारे तमाम मेहमानों ने भी चिंता व्यक्त की कि ये उन आम लोगों की जेब तक जो फायदा है वो पहुंचाने में ये कदम कामयाब होगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार को इस पर निगरानी रखनी है। सिर्फ टैक्स लैग कम करके पल्ला झाड़ने जैसी स्थिति में नहीं रहना है, बहुत मजबूती के साथ इस पर काम करना है ताकि आम लोगों तक इस जो आर्थिक सुधार की बात कही जा रही है इसका फायदा पहुंच सके। मौसम चुनावी है तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा चुनाव से जुड़ गया है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। धन्यवाद तमाम मेहमानों का भी।